साथियों नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से भारतीय शिक्षा के इतिहास में जेंडर के इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी इस विषय पर मैंने कई वीडियो बनाए और उन वीडियोज़ में मैंने राधाकृष्णन कमीशन 1948 का, कोठारी कमीशन 1966 का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की पर बात की थी। आज मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 पर बात करने जा रहा हूँ। 2000 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप आया था, उस पर बात करूँगा कि उसमें स्त्रियों की शिक्षा और ख़ास तौर पर जो बालिकाओं की शिक्षा जो टाइटल दिया हुआ है, उसके बारे में क्या कहा गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में, आज़ादी के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, उसमें कोई एकरूपता नहीं रही है। और हम 1986 तक ये देख रहे हैं कि उसमें विचारों के स्तर पर एक परिपक्वता आ रही है, उसमें एक उदारता आ रही है और हम संवैधानिक मूल्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो उदारता है, इसमें कमी आ गई है और यह संवैधानिक मूल्यों से हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे हम समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जो विकास है भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज़ादी के बाद के, उसमें लड़कियों की शिक्षा को लेकर के कैसे परिवर्तन आया। अगर हम राधाकृष्णन कमीशन की बात करें, तो उसको इस बात की चिंता है कि लड़कियों को स्कूल में ला करके उन्हें घरेलू कैसे बनाया जाए, यह उनकी चिंता का मुख्य विषय है। 1966 तक आते-आते यह तो मानने लगे थे कि लड़कियों को अब बाहर काम करने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अब 66 की चिंता का विषय यह हो गया कि उन्हें घरेलू और कामकाजी एक साथ दोनों कैसे बनाया जाए, यानी दोहरी ज़िम्मेवारी के लिए उन्हें कैसे तैयार किया जाए। 1966 की शिक्षा नीति एक ऐसा दस्तावेज है, जो इस चिंता से मुक्त है और जो पूरी तरह से जो संवैधानिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उस पर टिका हुआ दस्तावेज है, जहाँ तक महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा का सवाल है। और उसमें वह साफ तौर पर इस बात को रेखांकित करता है कि सदियों से चली आ रही जो डिस्टॉर्शंस हैं, उनमें परिवर्तन करना है और उसके लिए पूरे शिक्षाई ढांचे को महिलाओं के पक्ष में हमें झुकाना होगा। 1986 तक हम ऐसे तरक्की कर रहे हैं। 48 में हमने पढ़ाई के लिए जगह बनाई, लेकिन उनको घरेलू बनाने की कोशिश की। 66 में हमने कहा कि हम उसे उन्हें बाहर के कामों के लिए भी स्वीकृति दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उस दबाव को हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा कि हम जो है उनको दोहरी भूमिका के लिए तैयार करेंगे। 1986 तक आते-आते हमने कहा कि वो क्या करेंगी, यह वो तय करें। इससे राज्य को कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। राज्य का काम है कि वह अपने हर नागरिक के लिए शिक्षा के दरवाज़े और रोज़गार के दरवाज़े और व्यवसाय के दरवाज़े खोले, उसे पूरी आज़ादी दे। लेकिन जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये पूरा हमने विकास यात्रा की थी, उसको इस दस्तावेज के द्वारा पलटने और उसकी यात्रा को उल्टा करने की तरफ ये बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ जाता है, इसे समझने के लिए अगर हम इस करिकुलम फ्रेमवर्क का वो बिंदु देखें, बिंदु 1.4.1 और उसके तहत जो दिया हुआ है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा हिंदी में। पहली बात तो यह है कि इस दस्तावेज में बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से कोई जो जो बिंदु है वह बनाया गया है, लेकिन यह बिंदु जो है वह समानता के बिंदु के तहत नहीं बनाया गया है, बल्कि एजुकेशन फॉर ए कोहेसिव सोसाइटी, एक समरसतापूर्ण समाज के अंतर्गत एक बिंदु बनाया गया है लड़कियों की शिक्षा। यानी लड़कियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज में समरसता रहे। जबकि संविधान का जो लक्ष्य है वह समानता है। तो इस दस्तावेज का जो बुनियादी सिद्धांत है वह इक्वालिटी नहीं है, कोहेसिवनेस है। समानता नहीं है बल्कि समरसता है और समरसता और समानता में काफ़ी अंतर होता है। समानता जो है वह एक संवैधानिक मूल्य है और समानता का मतलब यह है कि हम जो एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे और राज्य जो है किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन समरसता में हम ये कह सकते हैं कि आप समाज में समरसता बनाए रखने के लिए अपने कुछ अधिकारों को सरेंडर कर दो, क्योंकि कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है।
कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो उससे सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। तो उस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए आप अपनी समानता के अधिकार को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, छोड़ दो। ऐसा जो विचार है, वह बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में भी उभर करके आ रहा है। ये कह रहा है कि जो पढ़ाने से और पढ़ाने की प्रक्रिया से लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रहों को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा दस्तावेज कह रहा है कि जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप हैं और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उनको मिटाना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि हमें भारत की श्रेष्ठतम परंपराओं के अनुसार स्त्री-पुरुष दोनों के श्रेष्ठतम विशेषताओं को मानना और उनका पोषण करना अत्यंत उपयुक्त होगा। अब सवाल यह है कि भारत की जो श्रेष्ठतम परंपराएँ हैं, जिनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों की श्रेष्ठतम जो विशेषताएँ हैं, वो क्या हो सकती हैं? तो श्रेष्ठतम विशेषताओं को क्या माना जाए? जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनके, उनको निभाते रहना, उसी में अपनी दक्षता को दिखाना, उसी को अपना दायरा बता देना और उसी को अपना दायरा बना लेना। ऐसा सोशलाइज़ेशन जो है, वह एनसीएफ 2000 लड़कियों का और लड़कों का करना चाहता है। वह लड़कों को ये बताना चाहता है कि आपके देश की जो श्रेष्ठतम परंपराएँ थी लड़कों के लिए, वो क्या थीं और आपके देश की श्रेष्ठतम परंपराएँ लड़कियों के लिए क्या थीं। जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर जो परंपराओं को लेकर के आना, वह वाजिब नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी परंपराएँ होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से टकराएँगी और जब दोनों में टकराहट होगी, तो हमें संवैधानिक मूल्यों को जो है वरीयता देनी होगी और अगर हम संवैधानिक मूल्यों को वरीयता नहीं देते हैं, उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर हम जो व्यापक मूल्य हैं, लोकतंत्र का, बंधुत्व का, बराबरी का, सामाजिक न्याय का और जो वैयक्तिक आज़ादी है, उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा के विद्यार्थियों को ये समझना ज़रूरी है कि लैंगिक पूर्वाग्रह कैसे दूर हो सकते हैं। अगर हम उनका लालन-पालन पुरानी परंपराओं के आधार पर ही करना चाह रहे हैं और उन्हीं को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो। तो ये जो फ्रेज़ हैं और इस तरह का जो एक किस्म से धोखा है, उसे समझने की ज़रूरत है, जो कई बार शैक्षिक दस्तावेज करते हैं। एक तरफ तो वो लिबरल होने का जो ढोंग है, वो हमारे सामने करेंगे और कहेंगे कि हम लैंगिक पूर्वाग्रहों को मिटाना चाहते हैं और उसी की अगली लाइन में वो कह रहे हैं कि हम जो हमारी परंपराएँ हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मान करके उसी में लड़कों और लड़कियों का लालन-पालन करना चाहते हैं और उसी को कह रहे हैं कि वही अत्यंत उपयुक्त है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।